स्वागत है आप सभी का क्राइम स्टोरीज में। कत्ल की कहानी में आज किस्सा है एक ऐसे कातिल का जिसके बारे में अनगिनत सच्चे झूठे किस्से सुने और सुनाए जा चुके हैं। ये कत्ल का ऐसा किस्सा है जिसे देखकर और सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी इंसान के साथ ऐसा भी सलूक कर सकते हैं। ये मर्डर का किस्सा तो है, लेकिन इतना परफेक्ट मर्डर जिसकी थ्योरी तो बहुत सुनी और सुनाई गई, लेकिन पुलिस को ना तो कभी उसके सबूत मिले और न ही कोई ऐसा चश्मदीद गवाह जिसने कत्ल होते हुए खुद देखा हो। कत्ल का ये किस्सा सिंगापुर का है। करीब 38 साल पहले वजूद में आए ये किस्से सिंगापुर में काफी दहशत फैला दिया था। उस जमाने में सिंगापुर में एक परिवार था जिसका मुखिया था अयाकन्नो मरिया मुथु। साल 1983 में अयाकन्नो की उम्र करीब 34 साल थी। अयाकन्नो और उसकी पत्नी नगराता वैली रमैया और उनके 3 बच्चे, पूरा परिवार हंसी खुशी सिंगापुर में रहता था। अयाकन्नो चर्च में केयरटेकर की नौकरी करता था और उसकी तनख्वाह से ही घर का गुजर बसर हो जाता था। 18 दिसंबर 1983 को नगराता सिंगापुर के चैंगी मैरन माउंटेन रोड के पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और पुलिस से अपने पति अयाकन्नो के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस में लिखी शिकायत के मुताबिक अयाकन्नो पिछले 6 दिनों से लापता है। हालांकि पुलिस चौंकती है कि जो शख्स 6 दिन से लापता है उसके बारे में अब इतने दिनों बाद क्यों रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, मगर नगराता पुलिस को बताती है कि उनके पति कई बार 1-2 दिनों के लिए चले जाते हैं, मगर इस बार 6 दिन के इंतजार के बाद भी वे नहीं लौटे, इसलिए उन्हें फिक्र है और वे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है। नगराता पुलिस को बताती है कि उनके पति अयाकन्नो कैसीनो में जुआ खेलने की बात कहकर घर से निकले थे। पुलिस को कैसीनो में जाकर अयाकन्नो के जुआ खेलने की बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि सिंगापुर में आमतौर पर ये शौक बहुत ही अमीर लोगों का होता है, क्योंकि वहाँ जुआ खेलने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और अयाकन्नो उतना अमीर नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ करने के बाद मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया। तमाम खबरियों को अयाकन्नो की तस्वीर देकर उसका पता लगाने के लिए सभी जगह रवाना कर दिया गया। कुछ वक्त बीतने के बाद जब कहीं से उसका पता नहीं लग पाया तो पुलिस ने भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। परिवार भी गरीब था, लिहाजा पुलिस को मामला नजरअंदाज करना ज्यादा अखरा भी नहीं। हफ्तों महीनों के बाद साल भी बीत जाते हैं और इसके बावजूद अयाकन्नो का कोई सुराग नहीं मिलता है। बात 1983 में शुरू हुई थी और 1987 तक अयाकन्नो का पुलिस कुछ भी अता पता नहीं लगा पाती। रिपोर्ट दर्ज होने के 4 साल बाद 9 जनवरी 1987 को अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर पुलिस बुरी तरह चौंक पड़ती है। डिटेक्टिव आलम लाई के पेजर पर एक मैसेज आया। ये मैसेज डिटेक्टिव के मुखबिर का था, जिसने डिटेक्टिव से एक खबर के सिलसिले में मिलने की हसरत जाहिर की थी। डिटेक्टिव अपने मुखबिर को मिलने के लिए बुला लेता है और फिर वो खबरी जो कुछ भी बताता है उसे सुनकर डिटेक्टिव जोर से हंसता है, क्योंकि जो कुछ भी उस मुखबिर ने उसे बताया उस पर किसी सूरत में यकीन नहीं किया जा सकता। इस मुखबिर ने पूरे दावे के साथ ये बताया कि वो जो भी कुछ बता रहा है उसका एक एक शब्द सच है, मगर डिटेक्टिव किसी भी सूरत में उसकी बात को अपने गले से नीचे हजम करने को तैयार ही नहीं हुआ। उस मुखबिर ने डिटेक्टिव को बताया कि 1983 में अयाकन्नो का कत्ल हुआ था और ये बात उसके सूत्र ने यानी उसके किसी जानने वाले ने उसे पुख्ता तौर पर बताई थी और उसका कत्ल 3 लोगों ने मिलकर किया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, जिसे डिटेक्टिव को मानने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन इसके बाद उस मुखबिर ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर डिटेक्टिव के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। असल में उसने बताया कि कत्ल करने के बाद कातिलों ने उसकी लाश को किसी के हाथ न लगने की गरज पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि किसी और को उसकी लाश मिल न सके। फिर शरीर की तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके उसे शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया, लेकिन अयाकन्नो के गोश्त के छोटे छोटे बारीक पीस किए गए और उन्हें सब्जी में मिलाकर इंसानी गोश्त को पका दिया गया, यानी इंसानी मांस की करी बना दी। फिर चावल के साथ उसे एक पैकेट में पैक किया और अपने सभी पड़ोसियों में उस रोज की खास डिश कहकर वो खाना बांट दिया गया। पड़ोसियों ने मुफ्त में मिले इस खाने को बड़े ही जायके के साथ खा भी लिया। जाहिर है मुखबिर की बताई इस बात को सुनकर डिटेक्टिव तो क्या
मुझे भी इस बात को पचाने में बहुत ही मुश्किल हुई। जाहिर सी बात है आपको भी बहुत नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन वो मुखबिर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। दावा यही कह रहा था कि उसकी एक भी लाइन और एक भी शब्द गलत नहीं है। डिटेक्टिव मुखबिर की बात को सुनने के बाद सीधे सिंगापुर के CID के ऑफिस पहुंचता है, अपने अफसरों को मुखबिर की बताई बात बताता है। मुखबिर की बात सुनकर जो हाल डिटेक्टिव का हुआ वही सेम वहाँ के ऑफिसर्स का भी होता है। डिटेक्टिव के जोर देने पर उन ऑफिसर्स ने उसे इस बात की इजाजत दे दी कि तमाम काम के बीच वो इस केस की तफ्तीश कर सकता है। डिटेक्टिव आलम लाई अपने ऑफिसर्स के पास तो लौट आए, लेकिन उसे समझ में आने लगा कि उसके ऑफिसर्स को इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो अपने मुखबिर की बात को नजरअंदाज करने के मूड में कतई नहीं था, लिहाजा वो तफ्तीश में लगता है। तब उसे डिटेक्टिव ने आया कन्नो से जुड़ी जानकारी और मुखबिर की बताई गई बातों का मैच किया ताकि केस की सही दिशा रह सके। डिटेक्टिव ने सबसे पहला काम किया कि उसने 1983 दिसंबर में गायब हुए लोगों की रिपोर्ट सिंगापुर के अलग अलग थानों से अरेंज की। कई दिन तक थानों की रिपोर्ट खंगालने के बाद जब डिटेक्टिव को कोई कामयाबी में नहीं मिली तो वो चैंगी मैरन माउंटेन रोड पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो 1983 में लापता हुए लोगों की लिस्ट मांगता है। डिटेक्टिव को इस थाने में कामयाबी मिलती है और उसे वो रिपोर्ट मिल जाती है जो नगराता ने 18 दिसंबर 1983 को लिखवाई थी, जिसमें उसने अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। डिटेक्टिव इन सभी इंफॉर्मेशन को सामने देख चौंक पड़ता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके मुखबिर ने जो उसे बताया वो सच है। अब डिटेक्टिव एक बार फिर अपने ऑफिसर्स के पास पहुंचता है और उन्हें अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट देता है, तो कामयाबी का पूरा किस्सा भी उसे बता देता है। तब CID के ऑफिसर्स उसे आगे की तफ्तीश के लिए ग्रीन फ्लैग दे देते हैं। अगले 2 महीनों के दौरान वो डिटेक्टिव इस केस से ताल्लुक रखने वाले करीब 30 लोगों से पूछताछ करता है, जिसमें खुद आया कन्नो की बीवी नगराता भी शामिल थी। सभी से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव अब एक बार फिर अपने ऑफिसर्स के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि इस केस के सिलसिले में उसे कुछ लोगों पर शक है, लिहाजा पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा जा सकता है। डिटेक्टिव के मुताबिक शक के दायरे में खुद आया कन्नो की बीवी नगराता भी है और साथ में उसके 3 भाई। इसके अलावा 2 ऐसे लोग जिनका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं। डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को अपनी तैयार की गई थियरी को कुछ इस तरह से बताता है कि क्यों उसे आया कन्नो की पत्नी पर शक है। उसके अकॉर्डिंग खासतौर पर उसके लापता होने के 6 दिन बाद उसकी पत्नी का रिपोर्ट लिखाना और आया कन्नो को जुआ खेलने के जाने की बात कहना पूरी तरह से सच नहीं है। लेकिन एक सबसे अहम वजह सामने आई, वो ये थी कि कंपनी के जरिए आया कन्नो चर्च में केयरटेकर की नौकरी कर रहा था और उस कंपनी के मैनेजर ने बताया कि उसने परिवार की वजह से 22-23 दिसंबर की छुट्टी मांगी थी, जो मंजूर भी हो गई। लिहाजा जिसकी छुट्टी पहले से मंजूर हो वो शख्स किसी भी सूरत में पहले छुट्टी नहीं लेगा। इसके बाद डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को बताता है कि ऐसा लगता है कि मुखबिर ने जो बात आया कन्नो के बारे में बताई उसके मुताबिक उसके मांस को करी में पकाया गया। ऐसे में ये काम किसी न किसी पेशेवर कत्लगाह में काम करने वाले कसाई का हो सकता है, जिसके पास अच्छे हथियार हो। ऐसे में ये पता लगाना जरूरी है कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां इंसानी मांस को आसानी से काट कर उससे जुड़े सबूतों को मिटाया भी जा सकता है। जांच के दौरान डिटेक्टिव कहता है कि नगराता के 3 भाई है और इसके अलावा उन्हें ये भी पता चला कि आया कन्नो कभी कभी शराब पीकर शराब के नशे में अक्सर नगराता से झगड़े करता था और उसे पीटता भी था। अब ऐसे में सवाल होता है कि क्या बीवी के साथ मारपीट करने की वजह से ही आया कन्नो को मौत के घाट उतार दिया गया। CID ऑफिसर्स को डिटेक्टिव की कहानी और थ्योरी सुनकर उसमें दम नजर आता है। तय हुआ कि जितने भी संदिग्ध हैं सबों के घरों में अलग अलग छापा मारकर तलाशी ली जाए। वाकई कोई अच्छा खासा लंबा वक्त गुजर चुका था, ऐसे में किसी सुराग का मिलना करीब करीब नामुमकिन था। अपने अफसरों से हरी झंडी मिलने के बाद डिटेक्टिव सिंगापुर में मार्च के महीने में 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारती है। आया कन्नो का घर, आया कन्नो की पत्नी के 3 भाइयों का घर, नगराता की माँ का घर और चर्च के सामने मौजूद एक मटन शॉप का ठिकाना। इन जगहों पर छापा मारने के बाद CID की टीम 8 लोगों को हिरासत में लेती है। आया कन्नो की पत्नी नगराता, नगराता के 3 भाई, उनकी पत्नियां, नगराता की माँ। फिर इन सब से डिटेक्टिव पूछताछ करते हैं। सबसे हैरानी की बात, पूछताछ के दौरान सभी 8 के 8 खुद को इस मामले से दूर रखते हैं और एक ही तरह का जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता आया कन्नो कहाँ है। तब CID को फील हुआ कि उनके पास इन लोगों के लिए कोई सबूत नहीं जिसकी वजह से
से इन्हें हिरासत पे ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस पूछताछ करती रही और तभी पुलिस को कामयाबी मिलती है। 8 में से 1 ने पुलिस की मार और पूछताछ में ये बात कबूली कि कत्ल हुआ है और कत्ल किया गया है, और जिसने सीआईडी के सामने कबूला उसने ये भी बताया कि आया कन्नो को 12 दिसंबर को ही किडनैप किया गया था और किडनैप वाले दिन ही उसका कत्ल भी कर दिया गया था। जब डिटेक्टिव ने कत्ल की वजह जाननी चाहिए तो गुनाह कबूल करने वाले ने कहा कि आया कन्नो ने ही अपनी बीवी को जो मारता पीटता था। इस बात से उसकी बीवी और उसके भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते थे और इस वजह से बदला लेने की गरज से 12 दिसंबर को उसे अगवा किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल की पूरी कहानी बताता है। और कत्ल के बाद जब लाश को ठिकाने लगाने का मसला खड़ा हुआ तो यहाँ मटन शॉप का रोल शुरू होता है। असल में तीनों ही भाई मटन शॉप से मीट काटने वाले बड़े चाकू लेकर आते हैं और फिर बड़ी ही तसल्ली से उनकी लाश के टुकड़े करते हैं और शरीर की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें अलग अलग पॉलिथीन की थैलियों में पैक करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फिकवा देते हैं। उसके बाद उसके गोश्त के बहुत बारीक टुकड़े किए जाते हैं। फिर उसे बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी के साथ मिलाकर पका देते हैं। फिर चावल पकाकर खाने के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए। करी और चावल को उसमें पैक कर सारे पड़ोसियों को दावत दी गई और कुछ इस तरह से आया कन्नो की मौत इन लोगों ने कर दी और उसके इंसानी शरीर का मांस का करी बनाकर पड़ोसियों को खिला दिया गया। दोस्तों, ये वारदात बहुत ही खतरनाक था, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक तो ये बात है कि आज तक आया कन्नो के मुजरिमों को सजा नहीं हो पाई है, क्योंकि इतने सालों में बहुत सारे ऐसे खास सबूत जो इनके खिलाफ होने चाहिए थे वो सभी सीआईडी या फिर उन डिटेक्टिव के पास नहीं थे, जिनकी वजह से कोर्ट ने इन सारे मुजरिमों को बेल दे दी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।